अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे विच आर न्यूमेरिकल नंबर 3.4, न्यूमेरिकल नंबर 3.5, न्यूमेरिकल नंबर 3.6 एंड न्यूमेरिकल नंबर 3.7। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 3.4 विच स्टेट्स दैट two masses M1 and M2 are initially at rest with a spring compressed between them. What will be the ratio of the magnitudes of their velocities after the spring has been released? Means that, for example students, जैसा कि statement में given है, there are two masses जिनको हमने spring के दोनों एंड्स के साथ बांधा हुआ है और स्प्रिंग जो है इनिशियली कंप्रेस्ड स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ स्प्रिंग एंड इट इज फर्स्ट मास M1 एंड स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, इट इज द सेकेंड मास। तो स्टूडेंट्स, it is also mentioned that कि इनिशियली मास M1 की वेलोसिटी भी जीरो है जिसको हम V1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मास M2 की वेलोसिटी भी जीरो है जिसको हम V2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज मेंशन बोथ आर एट रेस्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने दोनों मैसेज की वेलोसिटीज की रेशियो को फाइंड करना है। इट मींस दैट वी हैव टू फाइंड V1 प्राइम डिवाइडेड बाय V2 प्राइम व्हेन द स्प्रिंग हैज बीन रिलीज्ड। जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस्ड फॉर्म से रिलीज करेंगे तो मास M1 इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मास M2 इस डायरेक्शन में मूव करेगा। हम अज्यूम कर सकते हैं कि मास M1 की आफ्टर रिलीजिंग वेलोसिटी है V1 प्राइम और मास M2 की वेलोसिटी है आफ्टर रिलीजिंग द स्प्रिंग V2 प्राइम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे फर्स्ट मास, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं M1 से, और सेकंड मास है गिवन जिसको हम M2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, फर्स्ट मास की जो इनिशियल वेलोसिटी है इट इज इक्वल टू V1 एंड इट इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी of mass M1 is equal to V1 and it is equal to 0 meter per second. Similarly students, initial velocity of mass M2 is equal to V2 और इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल है? 0 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम टू फाइंड में लिखेंगे कि इस न्यूमेरिकल में हमने क्या कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डायग्राम में अज्यूम किया है कि आफ्टर रिलीजिंग द स्प्रिंग दोनों मैसेज की फाइनल वेलोसिटीज हैं V1 प्राइम एंड V2 प्राइम। तो स्टूडेंट्स, हमने इस न्यूमेरिकल में इन दोनों फाइनल वेलोसिटीज की रेशियो कैलकुलेट करनी है विच इज इक्वल टू V1 प्राइम डिवाइडेड बाय V2 प्राइम and it is unknown. Now students, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे जिसकी मदद से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन
of linear momentum जिसके मुताबिक हम लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर रिलीजिंग द स्प्रिंग, जो कि किसके इक्वल आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 विल बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर रिलीजिंग द स्प्रिंग, जो कि किसके इक्वल आएगा, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम वैल्यूज पुट करें, जैसा कि v1 और v2 दोनों की वैल्यूज हैं 0 मीटर पर सेकेंड, तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल आ जाएगी। जब m1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर आएगा 0, जब m2 0 से मल्टीप्लाई होगा फाइनल आंसर आएगा 0, तो राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगी। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम m2 v2 प्राइम को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, it becomes negative minus m2 v2 prime is equal to m1 v1 prime। तो स्टूडेंट्स v1 प्राइम डिवाइडेड बाय v2 प्राइम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम v2 प्राइम को v1 प्राइम से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंटली हमें m1 को m2 से डिवाइड करवाना होगा। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे v1 प्राइम डिवाइडेड बाय v2 प्राइम इज इक्वल टू माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1। तो स्टूडेंट्स दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट विच इज द ratio of the final velocities of the masses m1 and m2 after releasing the spring। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल 3.4 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 3.5 which states that an amoeba of mass 1.0 into 10 raised to power minus 12 kilograms propels itself through water by blowing a jet of water through a tiny orifice. The amoeba ejects water with a speed of 1.0 into 10 raised to power minus 4 meter per second and at a rate of 1.0 into 10 raised to power minus 12 kilogram per second. Assume that the water is being continuously replenished so that the mass of the amoeba remains the same. What would be the acceleration of the amoeba if there were no force on amoeba other than the reaction force caused by the emerging jet? And what would be the force of surrounding water exclusively of jet on the amoeba if it moves with constant velocity through water? Means that students इस न्यूमेरिकल में हमने अमीबा के एक्सेलरेशन की वैल्यू और अमीबा के ऊपर सराउंडिंग वाटर की वजह से लगने वाली फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। As it is mentioned in the statement that the mass of the amoeba, which can be represented as m, is equal to 1.0 into 10 raised to power minus 12 kilogram, जिसको हम सिंपली 1 into 10 raised to power minus 12 kilogram भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। Now students, the speed of the ejected water by the amoeba is also given, which is equal to v, and its value is 1.0
इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर पर सेकेंड, और इसको भी हम सिंपली 1 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अमीबा इजेक्ट्स वाटर with a rate of 1.0 into 10 raised to power -12 किलोग्राम पर सेकेंड, जिसको हम लिख सकते हैं mass flow rate of amoeba, which is equal to m divided by t, and its value is equal to 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर -12 किलोग्राम पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम डेसिमल के बाद ज़ीरो को अगर इग्नोर करें तो हम वैल्यू लिखेंगे 1 इंटू 10 रेज टू पावर -12 किलोग्राम पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ज़ीरो को इग्नोर किया है ताकि जब हम फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारी कैलकुलेशंस ईजी रहें। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा को लिखने के बाद अब हम टू फाइंड लिखते हैं कि व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमने अमीबा के एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देन स्टूडेंट्स, हमने अमीबा के ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ड्यू टू द सराउंडिंग वाटर। तो स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे अपनी नेक्स्ट हेडिंग विच इज फॉर्मूला। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे विच इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma। और स्टूडेंट्स, यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय M। इस फॉर्मूला को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फोर्स F की वैल्यू होनी चाहिए और मास M की वैल्यू होनी चाहिए। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अमीबा के ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो वाला फॉर्मूला विच इज इक्वल टू F इज इक्वल टू m/t मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय स्पीड। और इस फॉर्मूला को हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर्मूलाज को लिखने के बाद अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में हमें फोर्स की वैल्यू रिक्वायर्ड है और मास की वैल्यू रिक्वायर्ड है। मास की वैल्यू डाटा में गिवन है, लेकिन स्टूडेंट्स फोर्स की वैल्यू अननोन है। इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे विच इज इक्वल टू F इज इक्वल टू मास फ्लो रेट m/t मल्टीप्लाई बाय स्पीड v। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स m/t विच इज द मास फ्लो रेट ऑफ अमीबा और इसकी वैल्यू है 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -12 किलोग्राम पर सेकेंड। इसकी वैल्यू पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय स्पीड, और अमीबा जितनी स्पीड से वाटर को इजेक्ट कर रहा है वो स्पीड किसकी इक्वल है स्टूडेंट्स? 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4 मीटर पर सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -17 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है? न्यूटन के इक्वल। तो स्टूडेंट्स फोर्स की वैल्यू आ चुकी है। अब हम फोर्स F और मास M की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे बाय पुटिंग values in equation 1 we can get the value of acceleration. So students, from equation number 1 we can write that A is equal to F divided by M. फोर्स की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट की है 1 इंटू 10 रेज टू पावर -17 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू स्टूडेंट्स गिवन है, मास ऑफ एमीबा गिवन है विच इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं डाटा में 1 इंटू 10 रेज टू पावर -12 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स मास की वैल्यू को पुट करेंगे 1 इंटू 10 रेज टू पावर -12 किलोग्राम। नाउ स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1 इंटू 10 रेज टू पावर -5। लेकिन स्टूडेंट्स अगर यूनिट्स को जस्टिफाई करें तो न्यूटन को अगेन बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा विच आर इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में कौन सा यूनिट लिखा हुआ है? किलोग्राम। तो किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल होगा। फाइनली स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 1 इंटू 10 रेज टू पावर -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ एमीबा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एमीबा के ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू द सराउंडिंग वाटर, जिसके लिए हम अगेन इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि जैसा कि हमने फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो के टॉपिक में स्टडी किया था कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाए तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इट मीन्स दैट कि अगर एमीबा की पानी के ऊपर लगाई जाने वाली फोर्स की वैल्यू है 1 इंटू 10 रेज़्ड पावर -17 न्यूटन, तो स्टूडेंट्स पानी भी एमीबा के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर भी लिख सकते हैं कि एमीबा के ऊपर लगने वाली फोर्स भी 1 इंटू 10 रेज़्ड पावर -17 न्यूटन ही के इक्वल होगी। लेकिन अगर सेपरेटली हम फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे द सेकेंड part of this numerical is to find the force acting on amoeba due to the surrounding water। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे to find force acting on amoeba ड्यू टू सराउंडिंग वाटर, जिसके लिए हम अगेन इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे विच इज इक्वल टू F इज इक्वल टू m/T मल्टीप्लाई बाय V। तो स्टूडेंट्स m/T विच इज द मास फ्लो रेट, इसकी वैल्यू है 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -12 किलोग्राम पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय V विच इज द स्पीड, और इसकी वैल्यू है 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हम सेम टू सेम ऊपर वाली कैलकुलेशन रिपीट कर रहे हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एमीबा। तो स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -17। अगर यूनिट की बात की जाए तो यूनिट्स आएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स फाइनली फोर्स का आंसर आएगा F इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -17 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द एमीबा ड्यू टू द सराउंडिंग वाटर। तो आप देख सकते हैं दोनों फोर्सेस की वैल्यूज
यानी कि मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था न्यूमेरिकल 3.5 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 3.6 which states that a boy places a firecracker of negligible mass in an empty can of 40-gram mass. He plugs the end with a wooden block of mass 200 grams. After igniting the firecracker, he throws the can straight up. It explodes at the top of its path. If the block shoots out with a speed of 3 meters per second, how fast will the can be going? Now students, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ कि एम्प्टी कैन का मास किसके इक्वल है, 40 ग्राम्स के इक्वल, जिसको हम m1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे mass of empty can is equal to m1 और इसकी वैल्यू है 40 ग्राम्स। स्टूडेंट्स, अगर हम इस मास को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो फाइनली मास की वैल्यू आएगी 0.04 किलोग्राम्स। और स्टूडेंट्स, मास ऑफ वुडन ब्लॉक की वैल्यू है 200 ग्राम्स, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं m2 से। इट इज इक्वल टू 200 ग्राम्स, जिसको भी हम अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो फाइनली हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू 0.2 किलोग्राम्स। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टेटमेंट में मेंशन्ड है, इट एक्सप्लोड्स मीन्स फायर क्रैकर एक्सप्लोड्स एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ, कि मीन्स जैसे ही वो लड़का, वो बॉय फायर क्रैकर को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेगा, जैसे ही फायर क्रैकर अपने पाथ की टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा देन वो एक्सप्लोड करेगा। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर स्टूडेंट्स उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसकी वैल्यू होगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, इट मीन्स दैट अगर फायर क्रैकर टॉप पोजीशन पर एक्सप्लोड करेगा तो स्टूडेंट्स इस टॉप पोजीशन पर कैन की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगी और वुडन ब्लॉक की भी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगी। तो स्टूडेंट्स, हम यहां पर यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी ऑफ कैन, जिसको हम v1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। एंड सिमिलरली इनिशियल स्पीड ऑफ वुडन ब्लॉक भी किसके इक्वल आएगी, 0 मीटर पर सेकेंड के, जिसको हम v2 से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा को कंप्लीट करने के बाद अब हम टू फाइंड लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट के लास्ट पे गिवन है इफ द ब्लॉक शूट्स आउट विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, मीन्स दैट आफ्टर एक्सप्लोजन, अगर ब्लॉक की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है तो हमने कैन की स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे फाइनल स्पीड ऑफ वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू v2 प्राइम और इसकी वैल्यू आएगी 3 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा को कंप्लीट करने के बाद अब हम टू फाइंड लिखेंगे कि व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस न्यूमेरिकल, एज इट इज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट दैट हाउ फास्ट
विल द कैन बी गोइंग, मीन्स दैट आफ्टर एक्सप्लोजन हमने कैन की स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द कैन आफ्टर एक्सप्लोजन which can be represented as v1 prime। तो स्टूडेंट्स अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे विच इज फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एज वी नो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 v1 plus m2 v2 which is the total momentum of the system before explosion is equal to m1 v1 prime plus m2 v2 prime which is the sum of the total momentum of the system after explosion। तो स्टूडेंट्स अब हम इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज इन अबव फॉर्मूला, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने डाटा में लिखा था m1 की वैल्यू थी 0.04 किलोग्राम, v1 की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 की वैल्यू है 0.2 kg इंटू v2 की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, अगेन m1 की जगह हम लिखेंगे 0.04 kilograms multiply by v1 prime which is unknown, it will remain as it is, plus m2 जिसकी वैल्यू है 0.2 किलोग्राम multiply by v2 prime जिसकी वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल आएगी, बिकॉज जब हम 0.04 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर आएगा 0। अगेन जब हम 0.2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर आएगा 0। तो अबव इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी? 0 के इक्वल। तो रिमेनिंग वैल्यूज हम लिखेंगे 0.04 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय v1 प्राइम, प्लस जब हम 0.2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि हमने v1 प्राइम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो हम लिखेंगे -0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या आएंगी स्टूडेंट्स? 0.04 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय v1 प्राइम। नाउ स्टूडेंट्स 0.04 किलोग्राम जो कि v1 प्राइम से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट होगा ये 0.6 से डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे -0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.04 किलोग्राम is equal to v1 prime। एंड स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो v1 प्राइम का फाइनल रिजल्ट आएगा -15 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल होगा तो फाइनल यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड।
तो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द कैन आफ्टर एक्सप्लोजन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हम लिखेंगे नेगेटिव साइन shows that the can and wooden block moves in opposite direction। जिसका मतलब है अगर टॉप पॉइंट पर जाकर फायर क्रैकर एक्सप्लोड करता है तो अगर कैन राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो वुडन ब्लॉक लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। अगर कैन आगे की तरफ मूव करेगा तो वुडन ब्लॉक पीछे की तरफ मूव करेगा। मींस दैट आफ्टर एक्सप्लोजन दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑपोजिट होगी। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल 3.6 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 3.7 which states that an electron whose mass is given which is equal to m is equal to 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilogram traveling at 2.0 into 10 raised to power 7 meter per second undergoes a head-on collision with a hydrogen atom whose mass is also given which is equal to 1.67 into 10 raised to power minus 27 kilogram which is initially at rest. Assuming the collision to be perfectly elastic and the motion to be along a straight line, find the velocity of hydrogen atom. तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है mass of electron जिसको हम m1 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। नाउ स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड से मूव कर रहा है वो है 2 इंटू 10 रेज़्ड पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो हम लिखेंगे द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम v1 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू है 2.0 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड। फॉर सिंप्लिसिटी इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स mass of hydrogen is given जिसको हम m2 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू है 1.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। एंड इट इज मेंशन्ड दैट हाइड्रोजन इज इनिशियली एट रेस्ट। तो स्टूडेंट्स इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल आएगी? 0 मीटर पर सेकेंड के इक्वल, जिसको हम v2 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड बिकॉज इट इज इनिशियली एट रेस्ट। नाउ स्टूडेंट्स डाटा को लिखने के बाद
अब हम लिखेंगे व्हाट इज रिक्वायर्ड और टू फाइंड। इस न्यूमेरिकल में हमने आफ्टर कोलेजन हाइड्रोजन की वेलोसिटी और स्पीड कैलकुलेट करनी है, विच इज द फाइनल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लिखेंगे फाइनल स्पीड और वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मिसिंग, जिसको हम V2 प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज अननोन। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टेटमेंट के लास्ट पर मेंशन्ड है, एज द कोलेजन इज परफेक्टली इलास्टिक एंड द मोशन टू बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट्स, हम इलास्टिक कोलेजन इन वन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जिसके मुताबिक V2 प्राइम का फॉर्मूला क्या है? तो स्टूडेंट्स, V2 प्राइम का फॉर्मूला है 2 times m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 मल्टीप्लाई बाय v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। फाइनली स्टूडेंट्स, V2 प्राइम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन में तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। पहले हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज in equation 1, V2 prime will remain as it is 2 times m1। तो स्टूडेंट्स, m1 की वैल्यू है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 किलोग्राम इंटू V1, और स्टूडेंट्स V1 की वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट्स, m1 की जगह हम लिखेंगे 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 किलोग्राम प्लस m2 की वैल्यू है 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम प्लस स्टूडेंट्स, जैसा कि डाटा में आप देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ V2 विच इज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि V2 की वैल्यू 0 है, तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 में V2 की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड के इक्वल पुट करेंगे, तो स्टूडेंट्स V2 की वैल्यू 0 होने की वजह से सेकंड फ्रैक्शन की सारी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 0 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, सेकंड फ्रैक्शन की वैल्यू, तो स्टूडेंट्स V2 की वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड होने की वजह से इस फ्रैक्शन का फाइनल आंसर भी 0 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, m1 m2 की वैल्यूज को पुट करने की बजाय हम इस पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करेंगे, बिकॉज V2 की वैल्यू 0 है। इट मीन्स दैट कि हम जस्ट फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, विच इज 2m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, जिसकी वैल्यूज हमने पुट की हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 2 को 9.1 इंटू 10 रेज़ पावर -31 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसको 2 इंटू 10 रेज़ पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फाइनली न्यूमरेटर का आंसर आएगा 36.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24
और स्टूडेंट्स जब हम डिनोमिनेटर में मौजूद वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में फाइनल आंसर आएगा 1.67091 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27। नाउ स्टूडेंट्स अगर यूनिट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स किलोग्राम को जब हम मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में कौन सा यूनिट आएगा? किलोग्राम। नाउ स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज को फर्दर डिवाइड करने से V2 प्राइम का फाइनल रिजल्ट आएगा 2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, और स्टूडेंट्स अगर यूनिट की बात की जाए तो किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल होगा, फाइनल यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड विच इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। तो स्टूडेंट्स हम अपना फाइनल रिजल्ट लिखेंगे V2 प्राइम इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स इट इज़ द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर कोलिजन। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल 3.7 का सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।